तो स्वागत है एक बार फिर से आपका भूगोल की कक्षा में। आज हम पाठ 2 आंतरिक हलचलें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने पाठ 1 वितरण का मानचित्र का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं डाल दी हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। पाठ का नाम है आंतरिक हलचलें। आंतरिक का अर्थ होता है अंदर, हलचल का मतलब होता है उथल पुथल। तो पृथ्वी के अंदर होने वाली आंतरिक जो उथल पुथल होती है, अंदरूनी जो उथल पुथल होती है, उसका हमारी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीव सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं में इनका स्वरूप क्या है, इसके कारण क्या है, इनका क्या परिणाम होता है और आंतरिक भू हलचलों का क्या स्वरूप है, क्या वर्गीकरण है, इसके बारे में भी विस्तृत अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करने वाले हैं। अभी प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी चक्रवात आता है, कभी बाढ़ आ जाती है, ज्वालामुखी, कंप, ये सब आपदाएं ऐसी हैं जो जीव सृष्टि के जीवन में काफी परिवर्तन ला देती है। इन आपदाओं का कारण क्या है, ये हलचलें क्यों पैदा होती हैं, आइए हम ये समझते हैं। पाठ 2 आंतरिक हलचलें। स्क्रीन पर आपके सामने एक समाचार पत्र का समाचार दिया हुआ है, इसे हम निरीक्षण करेंगे। मृत्यूचे तांडव। भूकंपाने नेपाळमध्ये 1500 जणांचा बली। इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं। मृत्यु का कारण क्या था? तो आप ये समाचार पत्र देखिए। भूकंप, मृत्यु का कारण क्या था? भूकंप। दूसरा है, इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी? इसका आंसर देखिए, 7.9 और 6.6 रिश्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता 7.9 और 6.6 रिश्टर स्केल थी। इस भूकंप से सबसे अधिक कौन से देश को हानि हुई? तो किसको हुई हानि? नेपाल को। इस भूकंप से सबसे अधिक हानि नेपाल को हुई। भूकंप का केंद्र बिंदु कहाँ था? भूकंप का केंद्र बिंदु, ये देखिए आंसर दिया हुआ है। भूकंप का केंद्र बिंदु लामजुंग, नेपाल में था। अगला प्रश्न है, आपदाग्रस्त अन्य प्रदेश कौन कौन से हैं? और फिर इसके बाद वाला प्रश्न क्या है? भूकंप का केंद्र कितना गहरा था? ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। पहला है, आपदाग्रस्त अन्य प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ये समाचार में क्या लिखा हुआ है? आपदाग्रस्त नेपाल सहित, ये नेपाल सहित भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और तिब्बत अन्य प्रदेश हैं। फिर है, भूकंप का केंद्र कितना गहरा था? भूकंप का केंद्र कितना गहरा था? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11 किलोमीटर गहरा था। भूकंप का केंद्र भूगर्भ में लगभग 11 किलोमीटर था। फिर भूकंप के कारण हुई किन किन प्रकार की हानि दिखाई देती है? तो भूकंप के कारण लोग जख्मी हुए थे, मरे भी थे, है ना। तो भूकंप के और इमारतें भी क्या हुई थी? खराब हुई थी। तो भूकंप के कारण जन धन की हानि हुई है। फिर प्रश्न है, आपके अनुसार भूकंप किस कारण से होता है? तो भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आपको कभी ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ है? तो यदि आपको अनुभव हुआ है तो अपना अनुभव लिखिएगा, और अगर आपको भूकंप का अनुभव नहीं हुआ है
तो आंसर लिखिएगा नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पाठ के आगे वाली कृति पर। ये देखिए, हम पढ़ लेते पहले। पृथ्वी पर कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़, चक्रवात, हिमवर्षा, अतिवृष्टि आदि। उसी प्रकार आंतरिक भू हलचलों के कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। पृथ्वी पर स्थित जीव सृष्टि के लिए ऐसी घटनाएं अर्थात आपदाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सजीव तथा वित्त हानि होती है। इस पाठ में हम आंतरिक भू हलचलों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए, आपको कुछ कृतियाँ करनी हैं। टेबल के ऊपर कुछ किताब, कॉपियाँ, डस्टर, पेन, पेंसिल जो आपके पास है, इसको आपको सजाकर रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने किताब कॉपियों के ऊपर सामान सजाया था, उनके बीच में से एक कॉपी को आप बाहर खींचेंगे और अनुभव कीजिए कि क्या हुआ। क्या आपको महसूस होता है? जैसे आपने कॉपी खींची तो ऊपर की चीज़ें क्या हो गई, पूरी हिली, और ऊपर का सामान क्या हो गया, गिर गया। फिर नीचे वापस से आप किताब कॉपियाँ आप रखिए, ये ठीक है। अब इनको हाथ से आप धीरे से हिलाइए। हिलाने से क्या होता है, कॉपी किताबों के बीच में कंपन पैदा होगा, तो चीज़ें हिलेंगी, और जब आप इन्हें जोर से हिलाते हैं तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपनी जगह से गिर जाएंगी। अब इनका भौगोलिक स्पष्टीकरण देखते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी की घटनाएं पृथ्वी की आंतरिक भू हलचलों के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? भूकंप एवं ज्वालामुखी की घटनाएं पृथ्वी की आंतरिक भू हलचलों के कारण होती हैं। यह अस्थिरता आंतरिक भू हलचलों के कारण निर्माण होती है। क्या समझ में आया? भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें मुख्य रूप से प्रावार की ऊपरी परत में होती हैं। प्रावार में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। तो ये जो आंतरिक हलचलें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण जो ऊर्जा निर्मित होती है, इसकी वजह से ये हलचलें उत्पन्न होती हैं। ऊर्जा की इन तरंगों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्मित होकर हलचलें निर्माण होती हैं। और इन आंतरिक हलचलों का वर्णन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं: गति, दिशा एवं भू रूपों के आधार पर। आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण। पहला है गति। मंद भू हलचलें, जिनके द्वारा पर्वत एवं महाद्वीपों की निर्मित होती है। और द्रुत भू हलचलें, ये अत्यंत विनाशकारी होती हैं, जिनकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। फिर दूसरा है दिशा। इसमें क्षैतिज समानांतर भू हलचलें, और दूसरा है ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी भू हलचलें। तीसरा है वर्गीकरण का आधार भूरूप। महाद्वीप, द्वीप, पठार, उच्च भूमि निर्मित करने वाली भू हलचलें, और दूसरी पर्वत युक्त वलीकरण भ्रंश की प्रक्रियाएं। अब हम मंद भू हलचलों के बारे में पढ़ लेते हैं। मंद भू हलचलों का भूपटल पर पर्वत निर्मित और महाद्वीप निर्मित के रूप में परिणाम दिखाई देता है, जिसे निम्नानुसार हम स्पष्ट कर सकते हैं। ये देखिए, पर्वत निर्मित करने वाली हलचलें। क्या करना है हमें, इसे हम ऐसे समझते हैं। आप एक पट्टी लीजिए, ठीक है, चित्रानुसार पट्टी लीजिए। दोनों हाथ धीरे धीरे एक दूसरे की दिशा में दबाव देकर आगे करें। जब हम पट्टी को दोनों दिशा की तरफ दबा देकर ऊपर करते हैं तो पट्टी पर क्या परिणाम होता है? ये देखिए, आकृति 2.5b पट्टी में कैसा बन जाता है? एक वलय बन जाता है। इसे अब हम भौगोलिक स्पष्टीकरण के रूप में समझते हैं। कृति 1 के अनुसार पट्टी के दोनों छोर पर हाथों से दबाकर एक दूसरे की ओर ले जाना है। उस समय पट्टी पर जो प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। पट्टी के दोनों छोर से जब केंद्र बिंदु की ओर दबाव बना दिया जाता है तो पट्टी सरक जाती है, और पट्टी कैसे बन जाती है? मोड़दार बन जाती है। इसी प्रकार
भूमंडल में भू हलचलों के दबाव से वलय या जिसको हम मोड़ कहते हैं उसे इनकी निर्मित होती है। फिर क्या है? वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। ये देखिए आकृति देखिए ना। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा का वहन होता है रेडियो एक्टिव पदार्थों की वजह से। इन ऊर्जा लहरों के कारण मृदु चट्टानों की परतों पर क्षैतिज समानांतर दिशा में दबाव पड़ता है। फलस्वरूप उनमें क्या होते हैं? वलय निर्मित होते हैं। यदि ये जो दबाव है वो बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तीव्र होता है, तो वलय बड़ी मात्रा में बनते हैं। परिणामस्वरूप भूमि के अंदर उथल पुथल होने लगती है, जिससे जो भूमि का पृष्ठभाग रहता है, जो समतल रहता है, वो क्या करता है? ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वतों की निर्मित होती है। जैसे हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडीज, आल्प्स आदि विश्व के प्रमुख वलित पर्वत हैं। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वलित पर्वतों का उदाहरण में ये आता है प्रश्न। तो कौन कौन से वलित पर्वत? हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडीज, आल्प्स आदि विश्व के प्रमुख वलित पर्वत हैं। आकृति 2.6 अ और ब। ये देखिए अ और ब, ठीक है, पर्वत का वलीकरण हुआ हिस्सा। वैसे ही ये है हिमालय इस वलित पर्वत की प्रतिमा। समझ आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। ये एक पतले कागज़ की एक लंबी पट्टी लीजिए। उस पट्टी का एक छोर दाएं हाथ में और दूसरा छोर बाएं हाथ में पकड़िए। पट्टी के दोनों छोर विपरीत दिशा में ज़ोर से खींचिए। तो कागज़ की पट्टी पर कौन सा परिणाम होता है? जब हम तनाव डालकर खींचेंगे पट्टी को तो पट्टी बीच से क्या हो जाएगी? फट जाएगी। ठीक है। कृति 2 के अनुसार पट्टी के दोनों छोर को पकड़कर हाथों से विपरीत दिशा में खींचने से तनाव का निर्माण होता है। इस प्रकार स्थल मंडल में जब भू हलचलें विपरीत दिशा में होती हैं तब तनाव निर्मित होकर भूपृष्ठ में दरारें पड़ जाती हैं, अर्थात इनके बीच में क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। भ्रंशोत्थ पर्वत आंतरिक भू हलचलों के कारण क्षितिज के समानांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। तब चट्टानों पर तनाव का निर्माण होता है। इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और वही दरारें क्या कहलाती हैं? भ्रंश कहलाती हैं। उसी प्रकार कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे एक दूसरे की ओर आने से भी दबाव पड़ता है और इस प्रकार के भ्रंश निर्माण होते हैं। किस प्रकार के? 2 समानांतर भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग जब ऊपर उठता है तब ठीहे के समान दिखाई देता है। देखो 2.9 अ, ठीक है। जब ये तनाव एक दूसरे की दिशा में होता है तो बीच का भाग क्या हो जाता है? वह ऊपर उठ जाता है। ऐसे भूपटल को भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, जो उठ जाता है। भ्रंशोत्थ पर्वत का ऊपरी भाग समतल होता है। उस पर प्रारंभ के समय शिखर नहीं होते। इनका ढलान भी तीव्र होता है, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत में मेघालय का पठार। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3 समान आकार वाली कॉपियाँ लीजिए। वह मेज़ पर 2-3 सेंटीमीटर के अंतर में रखकर मजबूत पकड़ें। अब उनमें से 2 पास की कॉपियाँ एक दूसरे से थोड़ा सा दूर करें। क्या होता है उसका निरीक्षण कीजिए। अब क्या होगा? जब हमने कॉपियाँ हटाई दोनों आजू बाजू की, तो वो बीच वाली कॉपी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, धंस जाएगी। क्या होता है इसको? भूपृष्ठ पर क्षैतिज समानांतर हलचलें जब विपरीत दिशा में होती हैं तब भूपटल के चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है।
इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। जब दो समानांतर हलचलें कहाँ जाती हैं, विपरीत दिशा में जब इनमें हलचल होती है तो भूपटल के चट्टानों पर तनाव बनता है, उससे इनमें भ्रंश का निर्माण होता है। परिणामतः दोनों भागों की चट्टानें दूर हो जाती हैं और चट्टानों की समानता नहीं रहती। भ्रंश घाटी, कभी कभी भूपटल पर तनाव निर्माण होता है, फलस्वरूप दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग धंस जाता है। ऐसे धंसे हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। ये चित्र देखिए 2.10 अभ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी की दोनों ढलानें तीव्र होती हैं। भारत में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी दिखाइए 2.10 ब भ्रंश घाटी नर्मदा नदी। अफ्रीका महाद्वीप की ग्रेट रिफ्ट वैली, यूरोप की राइन नदी की भ्रंश घाटी आदि। अब हलचलों से महाद्वीप कैसे बनते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी के केंद्र अथवा केंद्र की ओर से भूपटल की ओर मंद गति से हलचलें होती रहती हैं। इन हलचलों के कारण भूपटल का विस्तृत भाग ऊपर उठ जाता है अथवा धंस जाता है। जब भी हलचलें होंगी तो तनाव की वजह से क्या होता है, या तो भूपटल का भाग ऊपर उठता है या तो क्या हो जाता है, धंस जाता है। भूपटल का भाग समुद्री सतह से जब ऊपर उठ जाता है तो महाद्वीपों की निर्मित होती है। अतः इन हलचलों को महाद्वीपों का निर्माण करने वाली हलचलें कहते हैं। इन हलचलों से विस्तीर्ण मैदानों की निर्मित हो सकती है, लेकिन यदि मुख्य भूभाग भूमि धंसने की वजह से समुद्र सतह से नीचे चला जाता है, ऐसे समय में वह भूभाग समुद्री तल के सतह का भाग बन जाता है, तब महाद्वीप की निर्मित नहीं होती। द्रुत भू हलचलें क्या होती हैं? अभी तो हम कौन सी पढ़ रहे थे, भू हलचलें, मंद भू हलचलें पढ़ रहे थे, जिनकी वजह से पर्वतों और महाद्वीपों की रचना होती है। आगे अब हम पढ़ रहे हैं द्रुत भू हलचलें। ये बहुत तीव्र होती हैं। हमने पाठ के प्रारंभ में भूकंप के समाचार का अध्ययन करके चर्चा की है, ठीक है। फिर भू अर्थात जमीन और कंप का अर्थ होता है कंपन। भूकंप यह पृथ्वी के भूपटल का कंपन है। भूकंप की तीव्रता एवं परिणाम यह जानकारी आपको प्रारंभ में दी गई कृति से हो चुकी है। अब हम पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली द्रुत भू हलचलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। तो भूकंप और ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है? जब पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक हलचल होती है वो द्रुत गति से होती है, तेज होती है, तो भूकंप और ज्वालामुखी की निर्मित होती है, ठीक है। फिर भूकंप पढ़ लेते हैं। भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है। यह दबाव विशिष्ट सीमा से अधिक उत्पन्न होने पर वहाँ की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इन ऊर्जा तरंगों के कारण ऊर्जा लहरें निर्माण होती हैं, जिससे भूपृष्ठ पर कंपन होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो जब सामान्य हलचलें उत्पन्न होती हैं तो उतनी वो विनाशकारी नहीं होती, लेकिन अगर दबाव पृथ्वी पर भूपृष्ठ के नीचे हलचल के कारण भूपटल पर भारी दबाव का निर्माण होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भूपृष्ठ पर कंपन होता है। इसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिश्टर इकाई में भूकंप मापक यंत्र द्वारा मापी जाती है, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? रिश्टर इकाई में भूकंप मापक यंत्र द्वारा हम मापते हैं। ये देखिए। फिर है भूकंप के कारण क्या होते हैं? भूपटल का सरकना, भूपटल का एक दूसरे से टकराना, भूपटल के नीचे चट्टानों में भ्रंश दरार का निर्माण होना,
भूपटल के आंतरिक भागों में तनाव निर्माण होकर चट्टानों में भ्रंश होना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ये सब भूकंप के कारण आने के कारण होता है। फिर देखिए नीचे बना हुआ चित्र एक साधारण भूकंप मापक यंत्र और आलेख, जिसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं। फिर आगे देखते हैं हम भूकंप नाभि एवं अधिकेंद्र। भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है। यह तनाव भूगर्भ में जहाँ पर खुलता है वहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, वहाँ पर भूकंप केंद्र होता है और उस केंद्र को हम भूकंप नाभि केंद्र या भूकंप नाभि कहते हैं। इस भूकंप केंद्र से सभी दिशाओं में ऊर्जा तरंगें फैलती हैं। ये ऊर्जा तरंगें भूपृष्ठ पर जहाँ सर्वप्रथम पहुँचती हैं, अर्थात भूकंप नाभि से भूपटल तक जहाँ प्रथम भूकंप का कंपन होता है, उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा विनाश भी होता है। भूकंप का अधिकेंद्र यह भूकंप नाभि से लंबवत होता है। देखिए यहाँ पर पूरा दिखाया है ये चित्र के द्वारा भूकंप तरंगों के प्रकार। जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है यह भूकंप नाभि है और भूकंप नाभि से लंबवत ही क्या है, भूकंप अधिकेंद्र है। भूकंप नाभि से तनाव मुक्त होने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का उत्सर्जन सभी दिशाओं में होता है। यह ऊर्जा विविध तरंगों के माध्यम से भूपृष्ठ की ओर आती है। इन भूकंप तरंगों के प्राथमिक, द्वितीयक एवं भूपृष्ठीय तरंगे ऐसे 3 प्रकार होते हैं। अब देखते हैं हम कि प्राथमिक तरंगे क्या होती हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम प्राथमिक तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर ये तरंगें सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं। भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं से भूपृष्ठ की ओर द्रुत गति से आने वाली इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। प्राथमिक मतलब प्रथम। इन तरंगों के कारण चट्टानों के कणों की हलचलें ऊपर नीचे होती हैं, इसलिए इन तरंगों को आगे पीछे होने वाली तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे ठोस, द्रव एवं वायु तीनों ही माध्यम से प्रवाहित हो सकती हैं। केवल द्रव रूप पदार्थ प्रावरण से प्रवाहित होते समय दिशा में इनके परिवर्तन होता है। प्राथमिक तरंगों के कारण भूपृष्ठ पर स्थित इमारतें हिलती हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्राथमिक तरंगों के कारण क्या होता है, भूपृष्ठ पर स्थित इमारतें हिलती हैं। द्वितीयक तरंगें क्या होती हैं? ये तरंगें भूपृष्ठ पर प्रारंभिक तरंगों के बाद पहुंचती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंग या एस तरंगें भी कहते हैं। ये तरंगें नाभि केंद्र से ही सभी दिशाओं में फैलती हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है। ठीक है। इन तरंगों के कारण मार्ग में कणों की हलचल ऊपर नीचे होती है। ये तरंगें सिर्फ ठोस पदार्थों से ही प्रवाहित होती हैं, किंतु द्रव पदार्थों से प्रवाहित नहीं होती बल्कि खंडित हो जाती हैं। इन तरंगों से मकान हिलते हैं। फलस्वरूप ये तरंगें प्राथमिक तरंगों से अधिक विनाशकारी होती हैं। प्राथमिक तरंगों से ज़्यादा विनाशकारी कौन सी तरंगें होती हैं? द्वितीयक तरंगें प्राथमिक तरंगों से ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। फिर है भूपृष्ठीय तरंगें। भूपृष्ठ पर प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें पहुंचने के बाद उसका प्रभाव भूपृष्ठ अधिकेंद्र पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है?
अधिकेंद्र पर पड़ता है, जिससे नई तरंगें निर्मित होती हैं। ये तरंगें परिधि की दिशा में फैलती हैं। ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ये है हमारा चित्र भूकंप अधिकेंद्र। तो भूपृष्ठीय तरंगें कौन सी तरंगें होते हैं? भूपृष्ठ की तरंगें प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें पहुंचने के बाद उसका प्रभाव अधिकेंद्र पर भूपृष्ठ पर पड़ता है और ये तरंगें परिधि की दिशा मतलब चारों ओर फैलने लगती हैं। ये तरंगें अधिक विनाशकारी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे भूकंप मापक यंत्र। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। इस यंत्र के माध्यम से भूकंप तरंगों का आलेख बना सकते हैं। इस आलेख के अध्ययन से भूकंप की तीव्रता समझ सकते हैं। आकृति 2.11 भूकंप मापक यंत्र, उस पर तैयार होने वाला आलेख दर्शाया गया है। वर्तमान में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से आधुनिक भूकंप मापक यंत्र तैयार किया गया है। उसके द्वारा अति सूक्ष्म तरंगें भी मापी जा सकती हैं। इसका चित्र कभी कभी बनाने के लिए आता है और कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है, अब देखते हैं। विद्यार्थियों को रस्सी के छोर पकड़कर खड़ा कीजिए। एक विद्यार्थी को रस्सी ऊपर नीचे झटकने के लिए कहिए और निरीक्षण करके कॉपी में लिखने के लिए कहिए। एक बड़ी थाली में रंगोली फैलाइए। थाली को नीचे से हल्का धक्का दीजिए और निरीक्षण करके देखिए क्या होता है। इन सब चीज़ से कंपन पैदा हो रहे हैं। इन सब चीज़ से क्या हो रहा है? जो हम ये कृतियाँ करेंगे इनसे क्या होंगे? कंपन पैदा होंगे। तो अब हम मेन चीज़ एक पढ़ लेते हैं। ये है हमारा भूकंप के परिणाम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भूपृष्ठ पर क्या होती है? दरारें पड़ जाती हैं। भूस्खलन होकर चट्टानें गिरने लगती हैं। कई बार भूजल के मार्ग में भी परिवर्तन आ जाता है, जैसे कुएं में पानी आ जाना या कुएं सूख जाना। कुछ प्रदेश ऊंचे उठ जाते हैं, कुछ प्रदेश धंस जाते हैं। समुद्र में सुनामी लहरें भी निर्माण होती हैं। उन लहरों से किनारों पर बड़ी मात्रा में जीव एवं वित्त हानि भी होती है। ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं? भूकंप के परिणाम। हिमाच्छादित प्रदेशों में हिम की चट्टानें गिरती हैं। मकान गिरने से वित्त हानि और जीवित हानि होती है। यातायात का मार्ग बाधित हो जाता है। संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। ये सब क्या है? भूकंप के परिणाम। तो आज के लिए इतना ही। अगले पीरियड में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी क्या है, कौन कौन से प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, इनका भौगोलिक स्पष्टीकरण, ज्वालामुखी के क्या परिणाम होते हैं, ये हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।